हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन आरडीबी क्लासेस प्रैक्टिकल सेशंस। दोस्तों, आज के सेशन में जो कि हमारा आज का फर्स्ट सेशन भी है, इनफैक्ट टीडीएस एंड टीसीएस के प्रैक्टिकल कोर्स पे। तो आज के इस सेशन से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने टीडीएस एंड टीसीएस प्रैक्टिकल जर्नी को, जो कि लगभग मैं कह सकता हूं आने वाले 30 से 35 सेशंस के बीच में रहेगी। मतलब जो मैंने एंटिसिपेट किया है बेस्ड ऑन द कंटेंट, वो 30 से 35 क्लासों का हमारा कंटेंट रहेगा। एंड अगर ज्यादा क्लासेस की भी, ज्यादा सेशंस की भी इस पे जरूरत पड़ी तो आई वुड डेफिनेटली डिवोट सेशंस ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, क्योंकि इस पूरे करिकुलम का या पूरे कंटेंट का जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो आपको प्रैक्टिकली टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजन, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, ट्रेसेस का पोर्टल, 26AS, वो सारी चीजें कवर करवाना है। सो बेसिकली अगर आप एक अकाउंटेंट हैं तो भी आपके लिए कोर्स काम का है, और आपके लिए ये कोर्स काम का बनाना मेरी जिम्मेदारी है। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, मतलब आप एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सीएस हैं या सीएमए हैं, तो भी आपके लिए इस कोर्स को काम का बनाना मेरी जिम्मेदारी है। दोस्तों, मैं आपको एक फैक्ट बता देना चाहता हूं। इस कोर्स को हमने स्टार्ट तो काफी टाइम पहले किया था, ऑलमोस्ट 16-17 सेशंस भी रिकॉर्ड हुए थे। उन सेशंस को मैंने आप सभी लोगों को प्रोवाइड करवाया था, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस बीच में रिकॉर्डिंग्स डिसकंटिन्यू हो गई थी ड्यू टू माय हेल्थ इश्यूज। नाउ द रिकॉर्डिंग हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड, बट आई हैव डिसाइडेड कि जो 16 क्लासेस पहले रिकॉर्ड हुई थी उन सभी क्लासेस को मैं हटा दूं। सो आई इंटीमेटेड टू ऑल ऑफ यू, जिन लोगों ने भी कोर्स परचेज किया हुआ है सबको मैंने इंटीमेट कर रखा है कि वो 16 क्लासेस वहां से डिलीट हो जाएंगी। And from today onwards, this is the first class of latest recordings, जिसमें मैं फाइनेंस एक्ट 2024 को भी इंक्लूड कर रहा हूं। इसका मतलब आप ऐसा मत समझिए कि these are the old recordings that you will see, these are the latest recording। Today is 15th of May, so मैं 15 मई से एक नया बैच स्टार्ट कर रहा हूं, नई रिकॉर्डिंग्स स्टार्ट होंगी और यही रिकॉर्डिंग्स आपको दी जाएंगी। इसका मतलब यहां पर फाइनेंस एक्ट 2024 ऑल टुगेदर यहां पर इनकॉर्पोरेट हो चुका होगा इन रिकॉर्डिंग्स के अंदर। तो इस बात से तो आप निश्चिंत हो जाइए कि आपको ये रिकॉर्डिंग पुरानी वाली नहीं मिल रही है, नई मिल रही है। जिन लोगों ने इस कोर्स को पहले खरीद लिया है उनको भी नई रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, जिन लोगों ने अब खरीदा है उनको भी नई मिलेंगी, और जो आने वाले फ्यूचर में 1-2 महीने के अंदर और परचेस करेंगे इस कोर्स को, उनको भी रिकॉर्डिंग्स नई ही मिलने वाली हैं बेस्ड ऑन द फाइनेंस एक्ट 2024। दोस्तों, मैं इस पूरे सेशन में आने वाले 30-35 सेशंस जितने भी मैं लेने वाला हूं, कोशिश करूंगा कि सेशन की ड्यूरेशन लगभग 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच की रहे, कभी कम या ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन ये मेरी गारंटी है कि इन सेशंस में मैं आपको प्रैक्टिकली एज वेल एज थ्योरिटिकली, क्योंकि देखिए थ्योरी के बिना प्रैक्टिकल नहीं सीखा जा सकता, इस बात को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, भली भांति जानते हैं। अगर आप ये नहीं जानेंगे कि टीडीएस कितने रेट से कटेगा, टीडीएस कब कटेगा, टीडीएस कौन सी ट्रांजैक्शन पर कटेगा, तो आप प्रैक्टिकल कैसे सीख पाएंगे। तो इसके लिए जरूरी होता है कि मैं आपको पहले प्रोविजन सिखाऊं और फिर मैं उसके बाद आपको प्रैक्टिकल टीडीएस एंड टीसीएस का काम सिखाऊं। मैं आपको ये यकीन के साथ कह सकता हूं, अगर आप इन सेशंस को अच्छे से देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं और आप अच्छे से अप्लाई करना जान जाते हैं, तो आप एक अच्छे काबिल अकाउंटेंट, अच्छे काबिल प्रोफेशनल की कैटेगरी में आ जाएंगे और आप टीडीएस के काम को भी इंडिपेंडेंटली मैनेज कर पाएंगे। आज की डेट पे आपने नोटिस किया होगा, जितने भी नॉन क्वालिफाइड पर्संस हैं, मतलब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हैं, वो टीडीएस के काम को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि टीडीएस एक झंझट है, टीडीएस की कंप्लायंसेस कैसे कर पाएंगे। हालांकि टीडीएस की पेमेंट करना उन्हें आता है, टीडीएस की रिटर्न भी वो समहाउ फाइल कर लेते हैं, बट जब बात आती है ट्रेसेस की, जब टीडीएस की रिटर्न को रिवाइज करने की, करेक्शन करने की बात आती है, चालान से रिलेटेड चीजें आती हैं, डिमांड रिमूव कराने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं वो पीछे हट जाते हैं, बिकॉज उनको उतनी नॉलेज नहीं है। हालांकि थ्योरेटिकली दे नो वेरी वेल, बट प्रैक्टिकल एक्सपोजर उनको क्योंकि नहीं मिला है, दैट इज द रीजन आप कहीं ना कहीं लैक करते हैं इस वाले एरिया में। तो मेरा जो अल्टीमेटली मोटो है इस कोर्स
को करवाने का वो ये है कि आप जैसे लोग जो टीडीएस की कंप्लायंसेस नहीं ले पाते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ दैट रीजन आप भी इन कंप्लायंसेस को इजीली मैनेज कर पाए। इस उद्देश्य के साथ मैंने 5 अलग अलग प्रैक्टिकल कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले है जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस एंड टीसीएस, देन आरओसी का, और एक हमारा बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन का। बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। 54-55 अप्रॉक्स क्लासेस हैं उसमें, जो ऑलरेडी सभी लोगों को डिलीवर हो चुकी हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव एंजॉयड दैट कोर्स, बेनिफिट भी मिल रहा है उन्हें। आज की डेट में वो इंडिपेंडेंटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद ड्रॉ कर पाते हैं, प्रोप्राइटरशिप की, एलएलपी की, पार्टनरशिप फर्म की, एज वेल एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की। द सेम वेज इनकम टैक्स रिटर्न हमारा चल रहा है, ऑलमोस्ट 75 क्लासेस उसमें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अनदर 35 क्लासेस येट टू बी रिकॉर्डेड। बहुत डिटेल में हम उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। जीएसटी भी सिमिलरली चल रहा है। हाँ, आरओसी का कोर्स अभी थोड़ा सा होल्ड है, सो दैट विल बी अगेन रेज्यूम्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई। मैं कह सकता हूं जुलाई में भी नहीं, अगस्त मंथ में हम उसको रेज्यूम करेंगे विद प्रैक्टिकल फॉर्म्स। सो आइए वापस आते हैं अपने टीडीएस पर। मैं टीडीएस में आपको अगेन बस एक ही बार रिपीट करूंगा इस चीज को। आने वाले 30-35 सेशंस में मैं आपको प्रोविजन प्लस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, ट्रेसेस का पोर्टल, इनकम टैक्स का पोर्टल, रिटर्न कैसे भरते हैं, कैसे बनाते हैं, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इन डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। आइए सेशन करते हैं स्टार्ट दोस्तों। आज का जो सेशन रहेगा वो मेरा बहुत ज्यादा टेक्निकल में डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं आपके साथ कोई प्रोविजन डिस्कस नहीं करूंगा। आज मैं एक केवल बैकग्राउंड के साथ स्टार्ट करूंगा कि ये पूरा जो एक्चुअली में टीडीएस का कॉन्सेप्ट है वो है क्या। हाँ, एक बात और, आप में से बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जिनको टीडीएस की एक अच्छी खासी नॉलेज होगी, बट वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कोर्स को ले रहे हैं। तो आपको इनिशियली ऐसा हो सकता है ये वाली फीलिंग आए कि सर ये बात तो हमें मालूम है, हमें क्यों बता रहे हो ये बात, ये तो हम पहले से जानते हैं। दोस्तों, मेरा जो ऑडियंस है, मतलब मैं जब यहाँ रिकॉर्डिंग में बैठा हूं तो मेरे सामने कोई एक्चुअली में पीपल तो है नहीं, मैं तो कैमरे पर रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि जितने भी आप लोग ले रहे हैं इन सेशंस को, रिकॉर्डिंग्स को या कोर्सेस को, तो हर कोई सब कुछ थोड़ी जानता होगा। मेरे पास कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो बिल्कुल जीरो से आए हैं, वो कहते हैं जी हमें तो टीडीएस का टी भी नहीं पता, तो आप हमें स्टार्टिंग से चीजें बताएं। तो इसलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपने माइंड में एक अजम्पशन लेके चलूं कि आपको कुछ नहीं आता है। हाँ, अगर आपको कुछ आता है दैट विल एडवांटेज टू यू। हो सकता है आपको कुछ सेशंस रिपीटेशंस लगे, आपको लगे कि सर ये तो मुझे आता है, ये मुझे क्यों बता रहे हो, बट दैट इज नॉट फॉर यू, that is for a general all the peoples who do not know anything about the TDS and TCS। तो मैं बिल्कुल स्क्रैच से ही स्टार्ट करूंगा। मैं इस assumption के साथ नहीं करूंगा कि आपको कुछ आता है, मैं मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता है। हाँ, कुछ आता है, इसमें मैं ये assumption जरूर लूंगा कि आप इस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आपको बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज आती हैं, आपको फाइनेंस का बेसिक मालूम है, आपको टैक्सेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता हैं, आपको सरचार्ज क्या होता है, एजुकेशन सेस क्या होता है, टैक्स रेट क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है, ये सारी चीजें आपको मालूम है। मैं इस अजम्पशन के साथ स्टार्ट करूंगा। आइए दोस्तों सेशन करते हैं स्टार्ट, समझते हैं टीडीएस एंड टीसीएस। टीडीएस एंड टीसीएस के नोट्स के बारे में मैं बात कर लेता हूं दोस्तों। ये आपको बहुत सारे पार्ट्स में मिलेंगे। आज आपके नोट्स वाले सेक्शन में पार्ट 1 अपडेट हो जाएगा। मैं एक्चुअली में टीडीएस के जितने भी नोट्स हैं वो अपडेट कर रहा हूं ऑन द रीसेंट प्रोविजन जो फाइनेंस एक्ट 2024 में आए हैं, 2023 में इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो इसलिए मैं आपको पूरे के पूरे नोट्स 1 गो में नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग अपडेटेड माय नोट्स। तो ये आपको बिट्स एंड पीसेस में मिलेंगे। लेकिन एक बात कंफर्म्ड है कि जो भी मैं रिकॉर्डिंग आपको डिलीवर करूंगा उससे पहले आपको उसके नोट्स आपके नोट्स वाले सेक्शन में मिल जाएंगे। इसका मतलब जैसे आज मैं करवाने जा रहा हूं वो पार्ट 1 होगा, हो सकता है मैं अगली क्लास में पार्ट 2 आपको अपलोड कर दूं नोट्स वाले सेक्शन में, फिर हम पार्ट 2 पर डिस्कशन करेंगे। द सेम वेज यू विल गेट द नोट्स इन अ मल्टीपल पार्ट्स।
और जैसे ही मेरे सारे पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं उसकी एक कंसोलिडेटेड फाइल क्रिएट कर दूंगा और आपको कंसोलिडेटेड नोट्स वहां पर मिल जाएंगे, जिसको कि आप प्रिंट आउट ले सकते हैं फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। आप उसे अपने पास रख सकते हैं। हालांकि अगर आप पार्ट्स वाइज भी प्रिंट आउट लेना चाहें, यू कैन डू दैट, देयर इज नो इश्यू। तो यहां पर सबसे पहले तो बात हो गई नोट्स वाले कि नोट्स आपको किस प्रकार से मिलेंगे। तो मैंने कहा पार्ट्स में मिलेंगे, आप इसको सिंपली एक्सेस कर सकते हैं। इन वीडियोस को आप अपने लैपटॉप पर भी एक्सेस कर सकते हैं, इवन आप ऐप में भी इसको देख सकते हैं। लैपटॉप पर अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक वेब लिंक मिल जाएगा। अगर आपने ये कोर्स नया लिया है और आप नहीं जानते हैं कैसे देखना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पिंग कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे वीडियो में भी दिख रहा है, मैं फिर भी लिख देता हूं 9711156308। आप इस पर मुझसे लिंक ले सकते हैं। आई विल प्रोवाइड यू द लिंक, जिसके थ्रू आप इन सभी सेशंस को ऐप में लैपटॉप या डेस्कटॉप में एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यू। नाउ अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको सभी प्रोविजंस करवाऊंगा, जितने भी प्रोविजंस इनकम टैक्स में दिए गए हैं अबाउट द टीडीएस और टीसीएस, दोनों ही चीजें मैं आपको करवाऊंगा। प्रोविजन के बाद फिर मैं आपको प्रैक्टिकल पार्ट करवाऊंगा। प्रैक्टिकल का मतलब हाउ टू फाइल रिटर्न, हाउ टू पे द चालान, हाउ टू पे द टीडीएस, हाउ टू मेक अ करेक्शन इन द टीडीएस रिटर्न। देन उसके बाद ऑनलाइन करेक्शन कैसे होगी, ऑफलाइन करेक्शन कैसे होगी, वो दोनों ही चीजें हम डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे ट्रेसिस के पोर्टल को, हर एक छोटे छोटे पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो आपको ट्रेसिस के पोर्टल पर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो चीजें हो सकता है अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रही हैं कि मैं आपको क्या कराऊंगा, वो सारी चीजें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे हमारे आंखों के सामने आती रहेंगी ट्रेसिस पोर्टल पर, वो मैं आपको डेफिनेटली करवाऊंगा। हम 26 AS की बातें करेंगे, AIS की भी इसमें बातें करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं दैट आई हैव टू डिस्कस विद यू इन दिस कोर्स। डेफिनेटली यू विल रियली एंजॉय एंड यू विल बी रियली बेनिफिटेड फ्रॉम दिस कोर्स। मैं आपको एक सजेशन दूंगा, अगर आप केवल टीडीएस का कोर्स ले रहे हैं या ले चुके हैं और आपने आईटीआर का कोर्स नहीं लिया हुआ है, देखिए मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहा हूं इस बात को कि आप मेरा आईटीआर का कोर्स लीजिए, लेकिन मैं सजेशन दूंगा, इट इज माय पर्सनल ओपिनियन, कि अगर आपने केवल और केवल टीडीएस का कोर्स लिया है एंड यू हैव नॉट एनरोल्ड योरसेल्फ इन द आईटीआर कोर्स, तो उसमें भी आप एनरोल कर लीजिए। क्योंकि अगर आप आईटीआर का भी कोर्स साथ में लेंगे तो डेफिनेटली आपको टीडीएस के जो प्रोविजंस है वो बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ पाएंगे, क्योंकि टीडीएस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स ओनली। तो इनकम टैक्स का जब आप रेफरेंस यूज करते हैं इन अ टीडीएस तो आपकी नॉलेज डेफिनेटली और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, आप एक प्रैक्टिकली ओरिएंटेड अप्रोच के साथ उस काम को कर पाते हैं। नहीं लेना है, नहीं लिया है, कोई इशू वाली बात नहीं है, यू कैन मैनेज इट, बट इट वुड बी रियली एडवांटेज फॉर यू इफ यू एनरोल फॉर द आईटीआर कोर्स एज वेल। अभी डिस्काउंट्स चल रहे हैं, हर एक कोर्स पर आई थिंक 10% ऑफ चल रहा है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान योर एनरोलमेंट इन एनी अदर कोर्स। सो करंटली बीएसएफ इज ओवर, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। जीएसटी आईटीआर इज ऑनगोइंग, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। देयर इज अ 10% डिस्काउंट ऑन ईच एंड एवरी कोर्स। नाउ अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो टीडीएस है और टीसीएस है, बेसिकली यहां पर दो एरिया हैं। हम पहले जो डिस्कस करेंगे वो टीडीएस को डिस्कस करेंगे। इसका मतलब मैं जितने भी प्रोविजंस हैं आपको वो सब कराऊंगा। अच्छा, जैसे हम आईटीआर में काम कर रहे हैं, आईटीआर में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा प्रोविजन कराता हूं, फिर आपको प्रैक्टिकल पर ले चलता हूं। ऐसा हम टीडीएस में नहीं करेंगे। मैं पहले आपको टीडीएस में जितने भी सेक्शंस हैं ना, जो भी प्रोविजन वाले पार्ट हैं, सेक्शंस 192 से लेकर 195 तक के, और उसके बाद जो कंप्लायंसेस के सेक्शंस हैं, वो सारे सेक्शंस मैं आपको पहले करवाऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगा प्रैक्टिकल पार्ट पर। क्योंकि प्रॉब्लम यहां पर यह है कि जब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे ना, तो वो बिट्स एंड पीसेस में नहीं हो सकता। अगर मैंने आपको कोई सेक्शन नहीं कराया है तो मैं आपको सीधा प्रैक्टिकल नहीं करवा पाऊंगा, बिकॉज प्रैक्टिकल सेशंस विल यूज ऑल द सेक्शंस साइमल्टेनियसली।
तो पहले हम जितने भी सेक्शंस हैं वो सब सेक्शंस एक बार सबके सब कंप्लीट कर लेंगे। मतलब ऐसे समझिए कि इनिशियल 15-16 क्लासेस तो हमारी केवल थ्योरी प्रोविजंस को ही डिस्कस करने में निकल जाएंगी, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल पार्ट पर आएंगे। और उसमें भी याद रहे, मैं पहले आपको टीडीएस कवर करवाऊंगा। हालांकि टीडीएस में मैं कुछ सेक्शंस कवर नहीं करूंगा, जो कि मैं बाद में कवर करूंगा जब मैं आपको टीसीएस करवा दूंगा। इसका मतलब माय फर्स्ट फेज इज टीडीएस एक्सेप्ट फ्यू सेक्शंस, देन आई विल गो इनटू टीसीएस, विल कवर ऑल द सेक्शंस, देन आई विल कम अगेन ऑन टीडीएस पार्ट, जो मैंने कुछ सेक्शन छोड़ रखे हैं उनको कवर करूंगा। देन उसके बाद फिर मैं आपको प्रैक्टिकल दुनिया पर ले चलूंगा, और जब मैं आपको प्रैक्टिकल पर ले चलूंगा तो वहां पर फिर हम प्रोविजन की बातें नहीं करेंगे, प्रोविजन मेरा खत्म हो चुका होगा उस समय तक। तो इस तरह से मैं अपने इस पूरे कोर्स को कंटिन्यू करने वाला हूं। बात करते हैं दोस्तों, अब टीडीएस क्यों जरूरी है। एक सवाल ये भी बनता है, वैसे तो बहुत साल हो गए हैं भाई हमारे देश में टीडीएस को आए, तो अगर आप ये नहीं भी जानेंगे क्यों जरूरी है तो भी आपका काम चल जाएगा। बट मेरा मन नहीं मान रहा है कि मैं आपको ये बताए बिना आगे ले जाऊं कि टीडीएस क्यों जरूरी है। सो दोस्तों, एक सिंपल सा कारण है, वैसे तो 3 कारण मैं आपको बताऊंगा व्हाई द टीडीएस इज इंपॉर्टेंट, बट एक सिंपल सा कारण मैं जो कहूंगा वो है चोरी की रोक। इनकम टैक्स में टैक्स की चोरी जो हो रही थी उसको रोक लगाने के लिए दे हैव इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस। एंड आज की डेट में आप मेरी बात को यकीन मानिए, टीडीएस का जो स्कोप है ना दोस्तों, वो डे बाय डे बढ़ रहा है। इसका मतलब जब हमारे देश में टीडीएस आया था तो बड़ा लिमिटेड सा कॉन्सेप्ट था, धीरे धीरे टीडीएस को वाइडन किया गया, इतना वाइडर इतना वाइडर इतना वाइडर हो गया है कि आज की डेट में आप सोचेंगे वहां टीडीएस है, जहां आपकी सोच जाती है वहां तक आपका टीडीएस चलता है। क्या आपने आज से कुछ साल पहले तक सोचा था कि जो हम ऑनलाइन गेमिंग्स वाली एक्टिविटी करते हैं, लाइक Dream11, लाइक कोई भी गेम ले लीजिए, पोकर ले लीजिए, इस पर भी टीडीएस होगा? आपने सोचा था क्या आज से कुछ साल पहले तक? जी नहीं, एक्चुअली में चीजें थी ही नहीं। तो जैसे जैसे चीजें आई वैसे वैसे टीडीएस भी आ गया। क्या आपने कभी सोचा था ये जो हम क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं यहां भी टीडीएस होगा? ये भी ले आए। तो आप देखिए, जैसे जैसे चीजें बढ़ रही हैं वैसे वैसे टीडीएस का दायरा भी बढ़ रहा है। टीडीएस का जो बेसिक मोटो है वो सिर्फ इतना सा है कि आपके टैक्स की चोरी को पकड़ना या चोरी को रोकना। अब ये होता कैसे है, अल्टीमेटली इस ऑब्जेक्टिव को ये फॉलो कैसे कर ले, मतलब पूरा कैसे करते हैं? तो इसका सीधा सीधा एक कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए यहां पर एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। ए ने बी को एक पेमेंट करी। मान लीजिए ए कहता है कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। मैं थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर रहा हूं कि ये 1 लाख रुपए ए का तो खर्चा है और बी के लिए ये इनकम है। बताइए, इनकम टैक्स में जो टैक्स देने की जिम्मेदारी है वो किसकी है इस सिनेरियो में? ऑब्वियसली सर बी की जिम्मेदारी है। तो यहां पर चोरी करने की जो संभावना है वो कहां पर जनरेट होगी? ऑब्वियसली सर बी के एंड पर। इसका मतलब बी के दिमाग में अगर चोरी वाली फितरत है, अगर बी के दिमाग में यह चल रहा है कि मैं किसी तरह से इस इनकम को छुपा लूं, मैं किसी तरह से इस इनकम को छुपा लूं तो मेरा फायदा होगा। फायदा क्या होगा? टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो बी ने इस इनकम को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में हाइड कर दिया। ये मैं आपको बैकग्राउंड समझा रहा हूं, मैं आज की सिचुएशन नहीं बता रहा हूं, आज तो चीजें बदल गई हैं। बी ने क्या किया? बी ने अपनी आईटीआर भरते समय इस 1 लाख रुपए की इनकम को छुपा लिया। अब सवाल उठता है सरकार इसको क्या पकड़ पाएगी? देखिए, जब तक कॉन्सेप्ट टीडीएस के नहीं थे, जब तक कॉन्सेप्ट टीडीएस के नहीं थे तो सरकार के लिए बड़ा मुश्किल है इस बात को पकड़ पाना कि बी को कोई इनकम हुई है। कैसे मुश्किल है? अब एक बात बताओ, हमारे इतने करोड़ों की जनता है, इतने करोड़ों लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, क्या सरकार हर एक रिटर्न के अंदर घुस घुस कर ये देख पाएगी कि आपने अपनी सारी इनकम दिखाई है या नहीं दिखाई है? दैट इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता था। और देखिए, आज के समय में तो कंप्यूटर है, सिस्टम्स है, एआई है।
मैं बात कर रहा हूं 90s के समय पर, 1990, 1992, 93, 94 जब टीडीएस आया ही था फर्स्ट टाइम, क्या उस समय हमारे पास कोई एआई, उस समय क्या हमारे पास कोई इस तरह की कंप्यूटर वाली चीजें होती थी जिससे कि हम सिस्टम ड्रिवन बेसिस पर चीजों को पकड़ लें? दैट इज नॉट पॉसिबल एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम। तो गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया? गवर्नमेंट ने काम ये इंट्रोड्यूस किया कि एक काम करते हैं भाई, जब कोई व्यक्ति इनकम कमाएगा और उसको वो इनकम मिल रही होगी, तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर उसका एक टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं। इसका मतलब उसका एक टैक्स डिडक्शन कर लेते हैं और वो टैक्स हम सरकार के पास जमा करवा देंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे सरकार को एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को एक इनकम की पेमेंट करी है, ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को एक इनकम की पेमेंट करी है। इससे सरकार को एक खबर मिल गई है। अब उस खबर को सरकार अपने पास रख लेगी कहीं पर कि हां, हमें मालूम है बी को इनकम हुई है और बी का इतना टैक्स हमारे पास आ चुका है टीडीएस की फॉर्म में। तो अब सरकार इंतजार करेगी कि बी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे और फिर सरकार मैच करेगी कि हमारे पास जो जानकारी है अबाउट द इनकम ऑफ बी, क्या बी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में भी उस इनकम का जिक्र कर रहा है या नहीं। आप इमेजिन करिए, एक तरफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जानकारी पहुंच गई है कि बी को इनकम हुई है और एक तरफ बी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में उस इनकम की जानकारी दे रहा है कि हाँ, मुझे इनकम हुई है। इसका मतलब ये दोनों बातें आपस में मैच हो गई, बहुत अच्छी बात है, बी ईमानदार है। लेकिन व्हाट हैपन अगर बी इस इनकम को छुपाने वाले मूड में है? अगर बी के मन में लालच आ गया कि छोड़ो ना, सरकार को कौन इनकम टैक्स देगा, इनकम को छुपा जाओ, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में इस इनकम को ना बताओ, तो क्या होगा? सरकार को मिनट से पहले यह पता चल जाएगा, जब वो अपने कंप्यूटर में डेटा डालेंगे। आपकी आईटीआर आज की डेट में तो सब ऑनलाइन हो गया है, तो जैसे उनके कंप्यूटर में ये इंफॉर्मेशन जाएगी कि भैया हमारी जानकारी के मुताबिक तो बी के पास एक इनकम है, लेकिन बी की इनकम टैक्स रिटर्न में वो इनकम नहीं दिख रही, तो इसका मतलब बी यहां पर कुछ गलत कर रहा है और वो फटाफट से बी को नोटिस भेज देंगे कि हाँ भाई बी, बताओ हमारे हिसाब से ये इनकम है और तुम्हारी रिटर्न में इस इनकम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, बताओ ये क्या चल रहा है। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस। मैं टीसीएस की बात बाद में करूंगा आपसे। तो टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजंस या कॉन्सेप्ट तब इंट्रोड्यूस किया गया ताकि जो लोग इनकम टैक्स की चोरी कर रहे हैं बाय हाइडिंग द इनकम, एस्केपिंग द इनकम, वो एटलीस्ट यहां पर खत्म हो जाए। तो एक ऑब्जेक्टिव तो दोस्तों ये था। हालांकि इसके अलावा एक ऑब्जेक्टिव और है टीडीएस का, वो समझते हैं क्या है। देखिए, मान लीजिए मेरा प्रीवियस ईयर चल रहा है 23-24, मतलब जो अभी साल खत्म हुआ है वो मेरा 23-24 था। आप सभी जानते हैं कोई भी व्यक्ति अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है असेसमेंट ईयर में, तो प्रीवियस ईयर 23-24 का जो असेसमेंट ईयर निकलता है वो आता है 24-25। अब किसी भी व्यक्ति को जिसको कि अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, डेफिनेटली वो 31 जुलाई तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। 31 जुलाई 2024 तक, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपकी जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई है, तो आप 31 जुलाई 2024 तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे एवरीवन। मतलब यहां तक फाइल करेंगे, पहले भी कर सकते हैं, उस दिन भी कर सकते हैं, और कुछ लोग तो बिलेटेड भी फाइल करेंगे। तो एक बात तो बड़ी सिंपल सी है कि सर 23-24 में जो आप इनकम कमाओगे उस इनकम का जो टैक्स है वो आप सरकार को यहां तक जाकर दोगे। तो इसका मतलब सरकार के पास जो इनकम टैक्स पहुंचेगा वो अगले ईयर में, इस ईयर के अगले फाइनेंशियल ईयर में पहुंचेगा। भाई सरकार को भी तो पैसों की जरूरत है, सरकार को भी तो फंड्स की जरूरत है। मैं अगर आपको यह कहूं कि पैसा पहले ही सरकार के पास पहुंच जाए तो सरकार का भी तो काम आसान हो जाएगा। अगर कोई इनकम कमाते 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 उस इनकम का टैक्स सरकार को मिल जाए तो सरकार का भी काम आसान, सरकार को पैसा मिल गया।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार ने आपसे टैक्स ले लिया, अब हिसाब किताब नहीं होगा, हिसाब किताब होगा, बाद में होगा। तो सरकार का काम ये कि सरकार मतलब सरकार का फायदा ये कि सरकार को फंड्स मिल गया, सरकार को कैश मिल गया, जिससे कि वो अपना कैश फ्लो पूरा कर सकती है। तो सरकार के दो फायदे पूरे हो गए। एक, टैक्स की चोरी मैं ये नहीं कहूंगा खत्म हो गई, दोस्तों आज भी है, टैक्स की चोरी आज भी होती है। मैं ये कह सकता हूं टैक्स की चोरी कम हो गई, जो पहले बहुत ज्यादा होती थी अब वो कम हो गई बिकॉज ऑफ द टीडीएस सेक्शन। आज की डेट में विकास शर्मा का अगर टीडीएस कटा हुआ है तो विकास शर्मा उस इनकम को छुपाने की सोच भी नहीं सकता, मजबूरी है विकास शर्मा को वो इनकम अपनी आईटीआर में दिखानी पड़ेगी बिकॉज टीडीएस कटा हुआ है। विकास शर्मा कैसे छुपाएगा उस इनकम को? लेकिन अगर यही टीडीएस ना कटा होता तो डेफिनेटली विकास शर्मा अपनी इनकम को छुपाने की सोच सकता था। हालांकि मैं ऐसा करता नहीं हूं, मैं बड़ी ईमानदारी से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरता हूं अपनी सारी इनकम दिखाते हुए, बट मेरे मन में ये बात आ सकती थी, छोड़ो ना यार, जब इनकम टीडीएस ही नहीं कटा, सरकार को पता ही नहीं है इस इनकम के बारे में, कौन पूछने आ रहा है, हटाओ। तो वो चीज यहां पर खत्म हुई, पहला फायदा। दूसरा फायदा, सरकार को पैसे जल्दी मिल गए। जो पैसे सरकार को अगले साल मिल रहे थे वो पैसे आपको सरकार को इसी साल मिल गए, ये एक फायदा हुआ। ये दो फायदे किसके एंगल पर है? गवर्नमेंट के एंगल पर। एक मैं आपके एंगल पर भी बताता हूं, आपके एंगल पर क्या फायदा है। आपने सर 23-24 में इनकम कमाई, जब पैसा आता है ना दोस्तों बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब पैसा जाता है तो उतना ही उससे ज्यादा बुरा लगता है। आप 23-24 में इनकम अर्न कर रहे थे, पैसा आ रहा था, बड़े खुश थे आप, आता हुआ पैसा सबको अच्छा लगता है। लेकिन जब असेसमेंट ईयर 24-25 आया और आपके सीए ने, अगर आप खुद सीए हैं तो आपने जब अपनी आईटीआर भरी, वहां पर आपकी टैक्स की डिमांड बनी, टैक्स पेबल बना। पेबल का मतलब आपको इतना टैक्स देना है। तो वहां पर आपको बड़ा बुरा लगा। बुरा क्या लगा? अरे पैसे जाएंगे, सरकार को पैसे देने पड़ रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं नंबर्स लेता हूं, फिर आपको थोड़ा और कोरिलेटेड वे में चीजें समझ में आएंगी। जब इनकम आ रही थी तब सब कुछ अच्छा था। जब आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरी, आपकी इनकम निकली 20 लाख रुपए, टैक्स निकल गया 2 लाख रुपए। अब आपको ना इतना बुरा लगेगा उस समय पर कि हे राम, सरकार मेरे से 2 लाख रुपए लेगी, 2 लाख रुपए का मैं टैक्स दूंगा। अरे भाई कैसे लाऊं 2 लाख रुपए, मेरे तो खाते में पैसे ही नहीं है, मैंने तो सारे पैसे खर्च कर दिए, मेरी तो सारी इनकम मेरे खर्चों में निकल गई, अब मैं कैसे दूं 2 लाख रुपए? बैंक से लोन ले लेता हूं 2 लाख रुपए का। तो बड़ा बुरा लगता है उस समय पर कि अरे 2 लाख रुपए कैसे जाएंगे। अगर यही मैं आपको कहूं कि जैसे जैसे आप इनकम कमा रहे थे वैसे वैसे ही आप अपना टैक्स भी पे करते जाइए इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस, तो क्या होगा, जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उस समय पर आपको ये 2 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप तो ऑलरेडी अपना टैक्स दे चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस। तो आप बड़े मजे से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे, उस समय आपको फील भी नहीं होगा। देखिए मैं इसको बड़ा टेक्निकली इस बात को ऐसे कह सकता हूं, जोर का झटका धीरे से लगेगा। पहले वाले एग्जाम्पल में आपको ये झटका इकट्ठे लग रहा था, 2 लाख रुपए मेरी जेब से जा रहे हैं जी, बड़ा बुरा लगा था निकलते हुए। लेकिन अगर यही 2 लाख रुपए धीरे 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 ओवर द पीरियड ऑफ ईयर आपकी जेब से निकालता रहूं तो आपको फील भी नहीं होगा, और जब आईटीआर भरेंगे तो आप बड़ी हंसी खुशी अपनी आईटीआर भर पाएंगे, क्योंकि उस समय आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। आपका तो जितना भी टैक्स बन रहा था वो आपका कट चुका था। इसी के ऑब्जेक्टिव से तो एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट है। एडवांस टैक्स में भी तो यही सेम ऑब्जेक्टिव काम करता है। गवर्नमेंट का फायदा है कैश आ जाता है, गवर्नमेंट का फायदा है टैक्स की चोरी रुकती है, और आपका फायदा है कि आपको जोर का झटका धीरे धीरे लगता है। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ टीडीएस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। सो 3 फायदों की मैंने बात करी थी। पहला फायदा, गवर्नमेंट को टैक्स की चोरी रुक गई, कम हो गई। दूसरा फायदा, गवर्नमेंट को कैश फ्लो मिल गया। तीसरा फायदा, आपको जोर का झटका धीरे धीरे लगा, तो आपको फील भी नहीं हुआ आईटीआर भरते समय। आई होप मेरी बात से आप सहमत होंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव है टीडीएस को लाने का, बट मेरा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही है जी, टैक्स की चोरी को कम करना है। और उसी ऑब्जेक्टिव के साथ आज की डेट में टीडीएस का जो स्कोप है ना, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप सोच नहीं सकते वहां टीडीएस पहुंच गया है।
जिस प्रकार की भी आप इनकम कमाते हैं वहां टीडीएस आ गया है। अभी जब आप मेरे साथ सेक्शंस पढ़ेंगे तो मैं आपको वही रास्ते बताऊंगा, कैसे लोगों ने चोरी करने का रास्ता निकाला। सरकार ने कहा तुम चोरी करने का रास्ता निकालो, हम टीडीएस ले आएंगे, फिर तुम करके दिखाओ कैसे करोगे चोरी। तो हर जगह पर मतलब आपकी पहुंच से दूर, आपकी सोच से भी दूर टीडीएस पहुंच चुका है। दोस्तों अब एक एग्जाम्पल की मदद से बेसिकली इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। मान लीजिए यहां पर एक व्यक्ति है ए, और ये जो व्यक्ति है ये बी है, और ये यहां जो बैठी है वो सरकार है, दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, या मैं कह सकता हूं हमारी भारत सरकार। तो टीडीएस के प्रोविजन को भी इनकम टैक्स के कवरेज में ही लाया जाता है। इसका मतलब सीबीडीटी यहां पर रूल करती है इसको। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट ऐसे काम करेगा, मान लीजिए बी व्यक्ति ने कोई सर्विसेज दी हैं टू ए, मतलब बी ने सर्विस प्रोवाइड करी है ए को। अब क्योंकि बी ने सर्विस प्रोवाइड करी है ए को, तो जिम्मेदारी ए की बनती है बी को पैसे देने की। तो यहां पर ए जो है बी को पेमेंट करेगा। अगर मान लो टीडीएस का कॉन्सेप्ट ना हो तो बड़ा सिंपल है, बी ने ए को सर्विस दी 1 लाख रुपए की, बी पेमेंट कर देगा बी को, ए पेमेंट कर देगा बी को 1 लाख रुपए की, बात खत्म हो जाएगी, यहां कोई झंझट वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट टीडीएस का है तो फिर काम कैसे होगा, इस काम को समझिए। बी ने 1 लाख रुपए की सर्विसेज दी हैं ए को। अब सरकार ये कह रही है ए से, सरकार बी को नहीं बीच में लाएगी, सरकार ए से बात करेगी। देखिए टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्शन, इसका मतलब टैक्स का डिडक्शन होगा, डिडक्शन, और वो कहां होगा, एट सोर्स। सोर्स का मतलब जहां पर वो ओरिजिन हुआ। तो ये जो ओरिजिन हुआ है ना दोस्तों, ये ए की तरफ हुआ है। इसका मतलब बी जो पैसे कमा रहा है वो कहां से चल के आए हैं, ए के यहां से। तो अब ये सरकार ए के पास जाके कह रही है, ए हमारी बात ध्यान से सुनो, तुम बी को जब पैसे दोगे, तुम बी को जब पैसे दोगे, 1 लाख रुपए जब तुम बी को दोगे, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम उसे पूरे 1 लाख रुपए नहीं दोगे। तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि तुम उसे 10,000 रुपए काट कर दोगे। मैं थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर रहा हूं कि टीडीएस का जो रेट है, मैं थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर रहा हूं कि जो टीडीएस का रेट है वो 10% है। तो टीडीएस का रेट अगर 10% हो तो इसका मतलब 1 लाख रुपए का 10% 10,000 रुपए निकलता है। तो यहां पर 10,000 रुपए का टीडीएस और जो नेट पेमेंट है वो निकल गई 90,000 रुपए। इसका मतलब सरकार क्या कह रही है, ए को ध्यान से समझिए, सरकार कह रही है ए मेरी बात सुनो, तुम जब बी को पैसे दोगे तो पूरे 1 लाख रुपए उसको मत देना। ए कह रहा है सर क्यों ना दूं, बी तो मेरे से मांगेगा पूरे 1 लाख रुपए, वो कहेगा जी मेरे 1 लाख रुपए पूरे दो। तो सरकार कह रही है अभी हमारी तो सुनो पहले, तुम बी को 90,000 रुपए देना, और बी तुमसे ज्यादा बहस करे कि तुम्हारे 10,000 रुपए क्यों नहीं मिले, तो उसको बस इतना कह देना कि भाई तेरा टीडीएस कट गया है 10,000 रुपए का, टीडीएस कट गया है 10,000 रुपए का। बी आपसे कुछ नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा, बिकॉज टीडीएस इज नाउ लॉ। टीडीएस एक कानून है और कानून के आगे किसी की नहीं चलती है। तो सरकार कह रही है ए से कि ए तुम जब बी को पैसे देना तो थोड़ा सा पैसा काट कर उसको दे देना, जो कि 10,000 रुपए है। 90,000 रुपए तुम दे देना बी को, और अगर बी तुमसे फालतू बोले कि मुझे पूरे पैसे चाहिए, पूरे पैसे चाहिए, पूरे पैसे चाहिए, तो उसको बोल देना जा और सरकार से बात कर, फिर हम देखेंगे क्या करना है। तो इसका मतलब बी अब यहां पर आपसे फालतू नहीं बोलेगा। बी आपको ये नहीं कहेगा लाओ जी मेरे तो पूरे 90,000 रुपए मुझे, मेरे पूरे 1 लाख रुपए दो। बी यहां पर 90,000 रुपए लेके चला जाएगा। फिर ए के मन में एक सवाल आया, सर ये जो आपने 10,000 रुपए डिडक्ट करवाए हैं इसका मैं क्या करूं। तो सरकार कह रही है ए ये 10,000 रुपए आप हमें दे देना। मतलब सरकार के पास आ गए हैं 10,000 रुपए। ए क्या करेगा, बी को देगा 90,000 रुपए और 10,000 रुपए किसको पकड़ा देगा, सरकार को। सरकार इस 10,000 रुपए को अपने पास रख लेगी।
सरकार इस 10,000 रुपए को अपने पास रख लेगी। क्या ये पैसा सरकार का है? जी नहीं। क्या ये पैसा ए का है? जी नहीं, ये पैसा बी का है। अब सरकार अपने पास इस 10,000 रुपए को होल्ड करेगी और जब बी अपनी आईटीआर भरेगा, तो वो इस 10,000 रुपए को एडजस्ट करवाएगा। एडजस्ट का मतलब क्या होगा समझते हैं। मान लीजिए बी अपनी आईटीआर भरता है, आईटीआर में उसकी इनकम आती है 10 लाख रुपए, उसका टैक्स निकला मान लीजिए 18,000 रुपए। एग्जाम्पल है ये, आप ये मत सोचने लगना भाई 10 लाख रुपए पर 18,000 का टैक्स कैसे आ गया, ज्यादा आना चाहिए। ये केवल नंबर्स का एग्जाम्पल है। बी का टैक्स निकला 10,000 18,000 रुपए, तो बी पता है सरकार को क्या बोलेगा? सरकार, तुम्हें याद है मेरा एक टीडीएस कटा हुआ है 10,000 रुपए का? सरकार कहेगी हाँ हाँ भाई बिल्कुल याद है, मेरे पास रखे हैं तुम्हारे 10,000 रुपए। तो बी बोलेगा ठीक है सरकार, 18,000 मेरे बनते हैं, 10,000 मेरे तुम्हारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, ये पकड़ो 8,000 रुपए तुम्हें और दे रहा हूं, मेरा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब बी अपने टीडीएस को एडजस्ट करवा लेगा, बी अपने टीडीएस को एडजस्ट करवा लेगा उस लाइबिलिटी के अगेंस्ट जो उसके इनकम टैक्स रिटर्न में बनी है। सर अगर मान लो उसका टैक्स 10,000 रुपए बनता तो क्या होता? तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। सरकार को वो ये कहता सरकार मेरा टैक्स बनाए 10,000, मेरा टीडीएस ऑलरेडी तुम्हारे पास है 10,000, ये हो गया हिसाब बराबर, ना मैं तुम्हें कुछ दूंगा ना तुमसे कुछ लूंगा, बात खत्म हो गई। सर अगर मान लो उसका टैक्स बनता 7,000 तो क्या होता? तब वो सरकार से क्या कहता समझिए, सरकार मेरा टैक्स बना है 10,000, मेरा टीडीएस ऑलरेडी तुम्हारे पास पड़ा हुआ है 10,000, इसका मतलब मेरी लाइबिलिटी 7,000 है, लेकिन मेरे जो पैसे हैं तुम्हारे पास वो 10,000 हैं, तो एक काम करो जी मेरे को 3,000 रुपए वापस दे दो। सरकार उसको 3,000 रुपए का रिफंड प्रोवाइड कर देगी। ये जो रिफंड है वो कहां से आया है? आपके टीडीएस में से ही आया है, कोई ऐसा नहीं है सरकार ने अपनी पॉकेट से दिए हैं आपको पैसे। मेरे दोस्त ये आप ही का पैसा था जो आपको मिला है, आप ही का पैसा था जो आपको मिला है, तो ये 3,000 रुपए सरकार आपको वापस देगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ टीडीएस। इसका मतलब जो भी आपका टीडीएस कटता है वो आप ही का पैसा होता है, वो सरकार अपने पास रखती जरूर है लेकिन वो सरकार का होता नहीं है, वो आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा। हां, जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे, रिटर्न भरते वक्त आपकी जो भी लाइबिलिटी बनेगी उस लाइबिलिटी के अगेंस्ट उस अमाउंट को बेसिकली एडजस्ट कर दिया जाएगा। क्लियर है यहां तक? सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ टीडीएस, हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। अगेन मैं रिपीट कर दूं, जो यहां पर पेमेंट देगा वो एक छोटा सा कंपोनेंट जो कि सरकार बताएगी सेक्शंस के अंदर वो डिडक्ट कर लेगा, रिमेनिंग पोर्शन वो एक्चुअली में बी को दे देगा, और जो डिडक्टेड वाला पोर्शन है वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। गवर्नमेंट उस पैसे को अपने पास रखेगी, देन विल वेट कि वो व्यक्ति जिसको इनकम मिली है वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा, उस इनकम टैक्स रिटर्न में उस टीडीएस को एडजस्ट करने के लिए क्लेम करेगा। क्लेम का मतलब वो ये कह सकता है जी मेरी लाइबिलिटी में एडजस्ट कर दो, वो ये कह सकता है मेरी लाइबिलिटी बन नहीं रही है मुझे रिफंड कर दो। दोनों ही बातें यहां पर हो सकती है। तीसरी बात आगे चलकर बताऊंगा, बहुत बाद में समझेंगे उस वाले पॉइंट को, अभी आज उसकी जरूरत नहीं। तीसरा पॉइंट भी आ सकता है, बस हिंट दे देता हूं, कैरी फॉरवर्ड, हम कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ यहां पर ये टीडीएस का प्रोविजन काम करता है या कॉन्सेप्ट काम करता है। दोस्तों आज तो मैंने आपको एग्जाम्पल में ए और बी बोला, लेकिन अब मैं इनको एक नाम देने जा रहा हूं। ये जो दो कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं इनके एक्चुअली में इनकम टैक्स में नाम है। टीडीएस की दुनिया में, टीडीएस के वर्ल्ड में, टीडीएस के कॉन्सेप्ट में इनको नाम दिए जाते हैं। वो व्यक्ति जो पेमेंट कर रहा होता है
वो व्यक्ति जो पेमेंट कर रहा होता है उसको हम कहते हैं डिडक्टर। इसका मतलब जो व्यक्ति टीडीएस काटता है ना वो कहलाता है डिडक्टर। जो व्यक्ति टीडीएस काटता है उसको कहते हैं डिडक्टर। और जिस व्यक्ति का टीडीएस कटता है, इसका मतलब जो रेसिपिएंट है, उसे हम कहते हैं डिडक्टी। इसका मतलब जिसका टीडीएस कटा वो कहलाएगा डिडक्टी, और जिसने टीडीएस काटा वो कहलाएगा डिडक्टर। अगेन बड़ी सिंपल सी चीज है, जो व्यक्ति टीडीएस काटेगा वो डिडक्टर कहलाएगा, और जिस व्यक्ति का टीडीएस कटेगा वो डिडक्टी कहलाएगा। और ये तो सरकारें बीच में बैठ के बस मजे लेगी, ये टीडीएस काटेगा और वो सरकार को जमा कराएगा, सरकार उस पैसे को होल्ड करेगी और बाद में फिर इसके साथ एडजस्टमेंट कर लेगी। इतनी बात मेरी क्लियर है सभी को? एक बात जो आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे, अगर आप इस बात को भूल गए तो आपके मन में हजारों सवाल उठने लगेंगे, लेकिन अगर आपने ये एक लाइन जिंदगी में याद रखी तो आपके क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे जो आपके मन में अक्सर आ सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन देने जा रहा हूं आपको। अगर कभी जीवन में ये कंफ्यूजन आने लगे आपके दिमाग में कि टीडीएस कौन काटेगा, अगर कभी भी सोते उठते बैठते जाते ऑफिस में घर में कहीं पर भी आपको ये क्वेश्चन मन में उठे कि इस सिनेरियो में टीडीएस कौन काटेगा, तो बस एक ही लाइन याद रखना, टीडीएस वो काटेगा जो पेमेंट कर रहा है। टीडीएस वो काटेगा जो पेमेंट कर रहा है। आप दुनिया का कोई सा भी एग्जाम्पल उठा के ले आइए मेरे सामने, कोई सा भी एग्जाम्पल उठा के ले आइए। आप मेरे से सवाल पूछेंगे कि सर बताइए जरा इस सिनेरियो में टीडीएस कौन काटेगा, तो मैं बस आपसे एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, हु इज मेकिंग पेमेंट? पेमेंट कौन कर रहा है? आप कहेंगे ये व्यक्ति पेमेंट कर रहा है, तो मेरा आंसर होगा यही टीडीएस काटेगा। इसका मतलब सीधी सीधी बात, जो व्यक्ति पैसे देगा वो टीडीएस काटेगा। मेरे पिछले एग्जांपल में जरा मुझे बताइए कौन व्यक्ति पैसे दे रहा था? ए, तो ए टीडीएस काटेगा। कौन व्यक्ति पैसे दे रहा था? ए, तो ए टीडीएस काटेगा सर। इसका मतलब टीडीएस काटने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति के ऊपर डालती है सरकार, हु इज मेकिंग द पेमेंट। ये टीडीएस की बात हो रही है, अभी टीसीएस की बातें नहीं है। टीसीएस मिक्स मत करना, टीसीएस में उल्टा हो जाएगा। तो टीडीएस कौन काटेगा, इस बात को हमेशा याद रखना। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिडक्ट टीडीएस shall always on the payer। जो पेयर होगा ना वो टीडीएस काटेगा, और जो पेमेंट देता है उसी को हम पेयर कहते हैं, और जो पेमेंट लेता है उसको हम पेई कहते हैं। तो इसका मतलब टीडीएस काटने की जिम्मेदारी इज ऑलवेज ऑन द पेयर, इज ऑलवेज ऑन द डिडक्टर, इज ऑलवेज ऑन द पेमेंट करने वाले व्यक्ति पर रहेगी, और जो काटेगा वही डिडक्टर बन जाएगा। बाकी तो सब डिडक्टी हैं। जिसका कटता है वो डिडक्टी हो जाता है, जो काटता है वो डिडक्टर हो जाता है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। दोस्तों अब एक चीज और समझिएगा ध्यान से, क्योंकि मैंने इसको बोला पेयर, इसको मैंने बोला डिडक्टर, इसको मैंने बोला डिडक्टी, और इसको मैंने बोला रेसिपिएंट। यहां पर अब जो चीज आपको समझनी है वो ये कि जब भी डिडक्टर टीडीएस काटेगा तो वो टीडीएस को अपने पास नहीं रखेगा, उस टीडीएस को जमा करवा देगा गवर्नमेंट के पास। कितने दिन में जमा करवा देगा, कैसे जमा करवा देगा, प्रोसेस क्या रहेगा, ये सब हम डिटेल में प्रैक्टिकल वे में और प्रोविजन दोनों ही केसेस में समझेंगे। बट इतना आप याद रखिए, डिडक्टर विल डिडक्ट द टीडीएस एंड पे टू द गवर्नमेंट। डिडक्टी विल क्लेम या ईदर एडजस्ट और क्लेम और कैरी फॉरवर्ड, या जो भी रिफंड का केस है वो सरकार के साथ डिस्कशन करेगा, उसका डिडक्टर से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? कुछ बेसिक बातें हम समझ लेते हैं बिफोर आई स्टार्ट और बिफोर आई मूव टू द प्रोविजंस ऑफ टीडीएस।
बेसिक सी चीज पहले समझते हैं इसी एग्जाम्पल में वापस आकर। आज की डेट में हमारे देश में जीएसटी भी है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, ये जो व्यक्ति है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मतलब ये व्यक्ति है विकास शर्मा, ये विकास है, ये विकास का एक क्लाइंट है, ठीक है जी। अब विकास शर्मा ने अपने क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, विकास शर्मा ने अपने क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करी, सर्विस की वैल्यू है 10 लाख रुपए। एंड ऑब्वियसली अगर विकास शर्मा अपने क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करेगा तो सर्विस के ऊपर जीएसटी लगता है, तो विकास शर्मा जब 10 लाख रुपए का बिल बनाएगा तो उस 10 लाख रुपए पे जीएसटी चार्ज करेगा 1,80,000 रुपए का। तो इस प्रकार से जो बिल बनेगा वो 11,80,000 रुपए का बन जाएगा। यस और नो? यस। अब क्लाइंट की जिम्मेदारी है कि वो विकास शर्मा को पैसे देगा, क्लाइंट की जिम्मेदारी है कि विकास शर्मा को पैसे देगा। अभी टीडीएस की बातों को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दीजिए। टीडीएस जैसी मान लीजिए कोई वस्तु, कोई सर्विस, कोई कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स में है ही नहीं। तो अब बताइए क्लाइंट विकास शर्मा को कितने पैसे देगा? ऑब्वियसली सर 11,80,000 रुपए देगा, जिसमें से 1,80,000 रुपए विकास शर्मा सरकार को जमा करवा देगा और 10 लाख रुपए अपने पास रख लेगा। यस और नो? यस। लेकिन अब कहानी में टीडीएस आ गया। थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं 10% का रेट है, मतलब सरकार ने बोला है कि भैया विकास शर्मा को जब तुम पेमेंट दोगे तो तुम 10% का उसका टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट देना। सो द क्वेश्चन हियर इज, जब क्लाइंट टीडीएस काटेगा 10% के हिसाब से तो वो 10% कौन से अमाउंट का काटेगा? ऑप्शंस दो हैं आपके पास, पहला 10 लाख पर, दूसरा 11,80,000 पर। सवाल यह है टीडीएस 10% कटेगा कौन से अमाउंट पर? सवाल यह है टीडीएस 10% कटेगा कौन से अमाउंट पर? 10 लाख पर या 11,80,000 पर? तो इसके लिए टीडीएस के प्रोविजंस में एक नोटिफिकेशन है, एक बेसिकली सर्कुलर है जो सीबीडीटी की तरफ से रिलीज किया गया था। उसमें यह कहा गया है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 पेयर हैज टू डिडक्ट टीडीएस, पेयर को टीडीएस काटना है। ये तो मैंने बता ही दिया आपको। एज पर सीबीडीटी सर्कुलर नंबर 23/2017 dated 19 जुलाई 2017, it has been clarified that TDS will not be deducted on the GST component. TDS GST वाले कंपोनेंट पर नहीं काटा जाएगा। तो TDS जब भी कटेगा वो नॉन जीएसटी, मतलब जीएसटी वाली वैल्यू के अलावा जो वैल्यू बचेगी दैट इज कॉल्ड बेसिक वैल्यू, उसी पर TDS की डिडक्शन होगी। सो द करेक्ट आंसर हियर इज TDS कटेगा सर 10 लाख रुपए पर, ना कि 11,80,000 पर, बिकॉज 11,80 में जीएसटी शामिल है और जीएसटी के ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा। तो इसका मतलब अब जो यहां क्लाइंट है ना वो विकास शर्मा को कितने पैसे देगा? देखिए 10 लाख रुपए में से तो 1 लाख रुपए का टीडीएस कट जाएगा विच इज एट द रेट ऑफ 10%, बचे कितने? 9 लाख रुपए। फिर वो 1,80,000 रुपए का जो जीएसटी है वो तो पूरा ही देगा। तो कुल मिलाकर विकास शर्मा को 10,80,000 रुपए की पेमेंट मिलेगी। विकास शर्मा अपनी बुक्स में अकाउंटिंग एंट्री क्या पास करेगा? क्लाइंट अपनी बुक्स में अकाउंटिंग एंट्री क्या पास करेगा? ये भी हम डिस्कस करेंगे। क्या ये आपने एक्सपेक्ट किया था कि हम अकाउंटिंग एंट्री भी इस कोर्स में देखेंगे? नहीं किया होगा डेफिनेटली, लेकिन हम देखेंगे। देखिए क्लाइंट की बुक बना रहे हैं, क्लाइंट ने सबसे पहले बिल रिसीव किया, सबसे पहले बिल रिसीव किया, एंट्री क्या डालेगा? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपए। देन उसके बाद टू सीए का नाम ले लेते हैं विकास शर्मा, उसकी बुक्स में विकास शर्मा आ जाएगा। विकास शर्मा कितने? 11,80,000 रुपए। इनपुट मिलेगा उसे 1,80,000 रुपए का। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये क्लाइंट भी बिजनेस करता है और जो जीएसटी का बिल उसे मिल रहा है उसका वो इनपुट क्लेम करेगा। तो यहां पर आईटीसी अकाउंट डेबिट 1,80,000 रुपए। बताइए अकाउंटिंग एंट्री मैच है या नहीं है? एब्सोल्युटली मैच है भाई। मैं अकाउंटिंग एंट्री पास करूं और वो मैच ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? देन सेकेंड एंट्री में क्या होगा?
क्लाइंट अपनी बुक्स में टीडीएस की पेबल की एंट्री डालेगा। अब उसे टीडीएस भी तो देना है, तो एंट्री क्या होगी, विकास शर्मा डेबिट। विकास शर्मा को वो डेबिट कर रहा है 1,00,000 रुपए से। ये देखिए जो मैं एंट्री कर रहा हूं ना, ये बच्चों वाली एंट्री है। अभी मैं आपको एक स्मार्ट एंट्री बताऊंगा जो प्रोफेशनल्स करते हैं। ये तो बच्चों वाली एंट्री है, प्रोफेशनल वाली एंट्री सीखेंगे हम। टू टीडीएस पेबल। अब विकास क्लाइंट अपनी बुक में कह रहा है जी मुझे टीडीएस देना है 1,00,000 रुपए का। ये हो गई 2 एंट्रियां। लेकिन मेरे दोस्त ये हैं बच्चों वाली एंट्री, आप तो स्मार्ट एंट्री सीखो ना। विकास शर्मा कैंसिल हो जाएंगे 1,00,000 रुपए से। तो जो नेट एंट्री बनेगी वो कुछ इस प्रकार बनेगी। नेट एंट्री देखिए, ये है एक्सपर्ट एंट्री। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 10,00,000 रुपए, आईटीसी अकाउंट डेबिट 1,80,000 रुपए, टू टीडीएस पेबल 1,00,000 रुपए, टू विकास शर्मा 9,00,000 नहीं 10,80,000 रुपए, 10,80,000 रुपए। बताइए क्या इस अकाउंटिंग एंट्री में कहीं कोई डाउट है आपको? क्या किसी को भी कोई कंफ्यूजन है इस अकाउंटिंग एंट्री में? मुझे लगता है कि नहीं होगा, बड़ी सिंपल सी है। तो ये है स्मार्ट एंट्री। 2 एंट्री करने से बेहतर है आप ये वाली एंट्री पास करेंगे, बड़ी सिंपल सी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ध्यान से एक बात और समझिए, ये तो हो गई बुक्स क्लाइंट की। अभी क्लाइंट की बुक में एक एंट्री और होगी। अब क्लाइंट ने जो टीडीएस पेबल बुक किया है 1,00,000 रुपए का, इसकी पेमेंट वो सरकार को भी तो देगा। कितने दिन में देगा बात करेंगे भी थोड़ी देर बाद, बट सरकार को देगा। तो एंट्री क्या पास करेगा, टीडीएस पेबल 1,00,000 रुपए का डेबिट टू बैंक 1,00,000 रुपए। तो ये एंट्री क्लाइंट की बुक में खत्म हो गई। अब बात आती है विकास शर्मा की बुक्स में एंट्री क्या होगी। तो विकास शर्मा की बुक्स में एंट्री देखिए, यहां पर एंट्री करेगा सबसे पहले क्लाइंट डेबिट। क्लाइंट को वो डेबिट कर रहा है कितने से, 11,80,000 से, टू अपनी प्रोफेशनल इनकम कितने से, 10,00,000 रुपए से। और बाकी का 1,80,000 क्या है, टू आउटपुट जीएसटी पेबल 1,80,000 रुपए। ये एंट्री क्लियर है। सेकेंड एंट्री में क्या होगा, क्लाइंट उसको पैसे देगा, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने पैसे दिए थे मेरे एग्जांपल में, देखिए 10,80,000 रुपए क्लाइंट ने दिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे बैंक में कितने रुपए आ गए, 10,80,000 रुपए। टू क्लाइंट, मैं अपनी बुक्स में से क्लाइंट हटा दूंगा कितने का, 11,80,000 रुपए का। लेकिन मेरी अकाउंटिंग एंट्री में 1,00,000 रुपए का फर्क आ रहा है। अब मैं क्लाइंट को फोन करके पूछूंगा, हाँ भाई क्लाइंट, पैसे तो 11,80,000 आने थे, तुमने मेरे खाते में 10,80,000 रुपए भेजे हैं, ये 1,00,000 रुपए कहीं गलती से तो तुमने कम नहीं भेजे या कोई और कारण है? तो क्लाइंट मुझे वहां से बोलेगा, अरे नहीं साहब, मैंने आपका 1,00,000 रुपए का टीडीएस काट लिया है। वो टीडीएस मैं सरकार को दूंगा। मतलब क्लाइंट कह रहा है कि वो टीडीएस मैं सरकार को दूंगा, तुम सरकार से जाके लेना, मुझसे बात मत करो उस 1,00,000 रुपए की, मैंने तो काट लिए, मैं सरकार को दे दूंगा, तुम सरकार से बात करो वो 1,00,000 रुपए तुम्हें कहां से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या होगा। तो इसका मतलब मेरी बुक्स में एक असेट क्रिएट होगा, जो पैसे मुझे मिलने हैं आज नहीं भविष्य में। और आप जानते हैं जो पैसा आपको भविष्य में मिलना होता है वो आपके लिए असेट बन जाती है। तो यहां पर एक एंट्री आएगी, टीडीएस रिसीवेबल 1,00,000 रुपए। मैं यहां पर 1,00,000 रुपए का अपना टीडीएस बुक कर लूंगा, जो कि एज ए रिसीवेबल होगा। और इन फ्यूचर जब सरकार मेरे को ये पैसे दे देगी या एडजस्ट कर देगी, तो मैं इस रिसीवेबल को भी खत्म कर दूंगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से। क्लियर हुआ आपको? दोनों ही साइडों की एंट्री भी मैंने आपको बता दी लगे हाथ, क्लाइंट के साइड की एज वेल एज मतलब पेयर के साइड की एज वेल एज पेई के साइड की। आई होप यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। आइए अब कुछ और छोटी छोटी चीज हम देख लेते हैं। याद रखिएगा हमेशा, ये जो 3 बातें हैं मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये हमेशा याद रखनी है आपको।
अगर आपका पेई रेजिडेंट है, मतलब आप जिसको पैसे दे रहे हैं वो व्यक्ति रेजिडेंट है, तो उस केस में सरचार्ज एंड सेस शेल नॉट बी एडेड टू द टीडीएस रेट। मान लीजिए कोई सेक्शन आप पढ़ रहे हैं और उसमें टीडीएस का रेट लिखा है 10% कि 10% टीडीएस कटेगा, तो उस केस में आप कभी भी 10% टीडीएस के ऊपर सरचार्ज नहीं ऐड करेंगे, ना ही एजुकेशन सेस ऐड करेंगे। हायर एजुकेशन सेस जो आप लेते हैं 4% का, वो ऐड नहीं करेंगे। आप फ्लैट 10% का टीडीएस काट लेंगे, इररिस्पेक्टिव कि उस अगले की इनकम कितनी भी हो। सरचार्ज में आता है नहीं आता है, सेस लगता है नहीं लगता है, वैसे तो सभी पर लगता है, बट यू विल नॉट ऐड एनी सरचार्ज एंड सेस इन केस योर पे इज रेजिडेंट, अगर वो रेजिडेंट निकला तो। लेकिन अगर आप सेक्शन 192 में, जो कि बेसिकली सैलरी का टीडीएस है, अगर आप उस केस में किसी को पेमेंट करेंगे, देन यस यू विल हैव टू चार्ज द सरचार्ज एंड सेस ऑल्सो। जब आप किसी एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहे हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ सैलरी, तो आप उसका टीडीएस डिडक्ट करेंगे, इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड हायर एजुकेशन सेस। सरचार्ज तभी जब वो एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज वो भी चार्ज नहीं होगा। आपको जानकर हैरानी होगी, वैसे मैं बात करने वाला हूं इसके बारे में थोड़ी देर में, जो टीडीएस है ना उसके रेट होते हैं। आप सेक्शन 192 से लेकर 195 तक पढ़ोगे मेरे साथ, केवल 4 सेक्शंस नहीं है दोस्त, ऐसा मत सोचना 192, 93, 94, 95 5 सेक्शन में बात खत्म हो गई। नो, इन सेक्शंस के अंदर सब सेक्शंस आएंगे बहुत सारे, 192, 192A, 193, 194, 194A, 194B, 194C, 194D, 194H, 194I, 194J, 194K, L, M, N, O, P, Q, R, S, ऐसे आएंगे। तो देयर आर सो मेनी सेक्शंस एंड इंटरेस्टिंगली केवल 192 जो सेक्शन है उसके अंदर रेट नहीं बताया है कि कितने रेट से टीडीएस कटेगा, एंड रेस्ट जितने भी सेक्शंस हैं सब में रेट लिखा हुआ है, सब में बताया हुआ है 10% टीडीएस कटेगा, 5 कटेगा, 2 कटेगा, 1 कटेगा, 20 कटेगा, 15 कटेगा, जो भी रेट है वो कटेगा। रेट है, सब में है, बस 192 में नहीं है। तो 192 एक ऐसा सेक्शन है जो आपको रेट नहीं बताएगा, और ये सैलरी का टीडीएस है। यही है ट्रिकी, बाकी तो सब बड़े सिंपल सिंपल से हैं, इतना रेट है टीडीएस कटेगा, बात खत्म हो गई। बट इतना भी आसान नहीं है जितना मैंने आसानी से कह दिया, स्टिल रेट है सब में। 192 में रेट नहीं है, वहां कैलकुलेशन है, समझेंगे 192 डिटेल में करेंगे। तो माय पॉइंट इज दैट कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को पेमेंट दे रहे हैं हु इज अ रेजिडेंट, देन आप उस पर सरचार्ज और हायर एजुकेशन सेस का डिडक्शन नहीं करेंगे। लेकिन यही अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को पेमेंट कर रहे हैं जो कि सैलरी की पेमेंट कर रहे हैं आप, तो वहां सरचार्ज भी लेंगे, एजुकेशन सेस भी कलेक्ट करेंगे। क्लियर? अगर यही आप किसी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं तो यस सरचार्ज भी लिया जाएगा, सेस भी लिया जाएगा टीडीएस के रेट के साथ। इसका मतलब टीडीएस का रेट अगर 20% है तो वो तो लेना ही है, साथ में सरचार्ज भी लेना है, सेस भी कलेक्ट करना है, डिडक्ट करना है, सॉरी। और यही अगर आप किसी अदर नॉन रेजिडेंट पे को पेमेंट कर रहे हैं तो यस सरचार्ज भी लेना है, सेस भी लेना है। इसका मतलब सेस एंड सरचार्ज दोनों कैलकुलेट करते हुए टीडीएस डिडक्शन की जाएगी। तो सिंपल सिंपल सी एक ही बात है, अगर आप रेजिडेंट पे को अदर देन सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, नो सरचार्ज नो सेस, रेस्ट इन ऑल द केसेस देयर विल बी सरचार्ज एंड देयर विल बी सेस इफ एप्लीकेबल। क्लियर हुआ यहां तक? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? अगला सवाल उठता है, इसको पहले एक इशू से समझते हैं फिर आपको ये प्रोविजन समझ आएगा। मान लीजिए यहां पर ए है, ये मान लीजिए बी है। बी 10 लाख रुपए का बिल देता है, बी ने 10 लाख रुपए का बिल दिया, ए ने उसको 9 लाख रुपए की पेमेंट करी। ध्यान से समझना, ए ने उसको पेमेंट करी 9 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए का टीडीएस डिडक्ट हो गया। ये 1 लाख रुपए दरअसल सरकार के पास पहुंच गए हैं और बी के खाते में 9 लाख रुपए आ गए हैं।
अब मैं अगर बी से पूछूं, मैं कोई मान लीजिए इंडिपेंडेंट पर्सन हूं या मैं सरकार हूं, कोई भी मेरे को बना लीजिए, यहां पर मैं बी से पूछने गया, हाँ भाई बी, इस पूरे सिनेरियो में तुम्हारी इनकम कितनी है, इस पूरे सिनेरियो में तुम्हारी इनकम कितनी है, तो बी क्या जवाब देगा? दो ऑप्शंस दे रहा हूं मैं आपको, आप भी मुझे जवाब देना। बी कहेगा जी मेरी इनकम 9 लाख रुपए है, या बी ये कहेगा मेरी इनकम 10 लाख रुपए है। अपने दिल पे हाथ रखिए ऐसे और अपने दिल से पूछिए कि बी की इनकम कितनी है, 9 लाख या 10 लाख। अगर आपका आंसर आया 10 लाख तो थोड़ा सा रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल सही हैं, आपका दिमाग भी सही काम कर रहा है, आप मेरी क्लास से बोर भी नहीं हुए हैं और आप एक्चुअली में सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं। लेकिन अगर आपका जवाब आया 9 लाख, अगर आपका जवाब आया 9 लाख, तो आपको जरूरत है चाय की या ब्रेक की। ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा ठंडे पानी से मुंह धो के आइए और फिर सोचिए बी की इनकम कितनी। तो दोस्त सही मायने में जो बी की इनकम है वो 10 लाख रुपए है, ना कि 9 लाख रुपए। मेरे जीरो पर ध्यान मत देना, हो सकता है फालतू लग गया हो, नहीं वैसे सही था। तो बी की जो इनकम है वो 10 लाख रुपए है, ना कि 9 लाख रुपए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर क्यों, बी क्या कह रहा है उसकी बात सुनते हैं पहले। बी ये कह रहा है साहब मेरी इनकम 9 लाख रुपए इसलिए है क्योंकि मेरे खाते में तो 9 लाख रुपए ही आए हैं, 1 लाख तो मेरे पास आया ही नहीं, सो ये मेरी इनकम कैसे हो सकती है। हमने बी को समझाया कि बी ये 1 लाख रुपए भले ही तुम्हारे खाते में नहीं आए हैं, लेकिन सरकार के पास भी तो तुम्हारा एक खाता बना हुआ है कॉल्ड 26AS। तुम्हारा 26AS भी तो सरकार के पास बना हुआ है, उसके अंदर देखो 1 लाख रुपए दिखेंगे। इसका मतलब तुम्हारे ये 1 लाख रुपए कहीं गए थोड़ी हैं, सरकार के पास पड़े हैं। तुम सरकार से जाके हिसाब कर लेना, सरकार तुम्हें ये 1 लाख रुपए दे देगी, या तो दे देगी या तुम्हारे एडजस्ट टैक्स में एडजस्ट कर लेगी। भाई जो तुम्हें टैक्स भविष्य में देना पड़ता वो नहीं देना पड़ेगा ना। अगर तुम्हारा 1 लाख वहां पड़ा है तो बात तो वही है, इसका मतलब ये 1 लाख रुपए भले ही तुम्हारे अकाउंट में नहीं आए हैं, लेकिन पैसा तो तुम्हारा ही है ना। बस ये पैसा आज तुम्हारे पास आया नहीं है, सरकार के खाते में पड़ा हुआ है तुम्हारे नाम से। ये पैसा तुम्हारा था, तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा, बस तुम्हारे खाते में नहीं आया है, इतना ही तो फर्क है। तो बी मेरे भाई तुम्हारी इनकम 9 नहीं है, तुम्हारी इनकम 10 लाख ही रहेगी। मैं जानता हूं कई लोग इस पर बहस करेंगे, मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बी की बात कर रहा हूं कि बी इस पर बहस करेगा, वो कहेगा ना ना मैं नहीं मानता ऐसे। तो उसके लिए सरकार ने लॉ बना दिया। लॉ में क्या लिखा देखो, लॉ में क्या लिखा है देखिए, ऑल सम deducted in accordance with the foregoing provision shall for the purpose of computing the income of assessee be deemed to be income received। इसका मतलब जो भी आपका टीडीएस कटा है, जो भी कटा है, मानो या ना मानो, मान लिया जाएगा कि वो पैसा आपको मिल गया है। मानो या ना मानो, मान लिया जाएगा कि वो पैसा आपको मिल गया है। मिल गया है का मतलब वो आपकी इनकम है, भले ही वो सरकार के पास पड़ा है पैसा, लेकिन वो आपकी इनकम माना जाएगा। अब इस बात में कोई झगड़ा नहीं चाहिए कि आपकी इनकम 9 है या 10 है, तो बड़ा क्लियर आंसर है सर आपकी इनकम 10 है। अगर ऐसा होने लगता फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना, फिर तो 9 लाख रुपए की इनकम, टीडीएस कटा 10 पर, इनकम हो गई 9, गलत है, 1 लाख रुपए का चूना लग जाएगा सरकार को। तो ऐसे नहीं होगा, इनकम इज कंप्लीटली 10 लाख रुपीज, मतलब जो टीडीएस आपका कटा है मान लिया जाएगा वो आपको मिल गई है, वो आपकी इनकम है। इस वाले पैराग्राफ को होल्ड कर देंगे अभी थोड़े दिनों के लिए, थोड़े दिन के लिए हम इस पैराग्राफ को होल्ड कर रहे हैं। नीचे वाला जो पैराग्राफ आप देख रहे हैं, मैं जहां जहां होल्ड करवाऊंगा मुझे अच्छे से याद है कि मैंने क्या होल्ड करवाया है, तो मैं आपको वापस यहां लेकर आऊंगा समय आने पर। जब हम 194N करेंगे वहां वापस ले आऊंगा, जब हम 192(1)A करेंगे तो फिर मैं वापस ले आऊंगा आपको, तो वेट फॉर दैट, अभी हम इस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। नाउ अगला पॉइंट देखिए, जो व्यक्ति टीडीएस डिडक्ट करेगा उस व्यक्ति को 10 नंबर लेने की भी जरूरत पड़ेगी। अब ये 10 क्यों लेने की जरूरत पड़ेगी इसको समझते पहले एक एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए यहां पर एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी। ए बी को पैसे दे रहा है 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए में से उसने टीडीएस काटा 1 लाख रुपए,
और 9 लाख रुपए तो उसने दे दिए जी बी को, ये 9 लाख रुपए इसके पास आ गए। 1 लाख रुपए वो देने गया गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट के दरवाजे पर जाके कह रहा है सरकार दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूं 1 लाख रुपए लेके। सरकार कह रही है आप कौन, मैं तो आपको पहचानती भी नहीं, मैं तो आपको जानती भी नहीं, आप हैं कौन। सरकार कह रही है ऐसा, किससे? ए से। ए कह रहा है अरे मैं ए हूं, मैं 1 लाख रुपए लेके आया हूं टीडीएस के, जो मैंने बी का काटा है। सरकार कह रही है हु आर यू, हम तो आपको नहीं पहचानते। तो आपको इनकम टैक्स में अपनी पहचान चाहिए, आपको इनकम टैक्स में आइडेंटिटी चाहिए। दोस्तों जिस प्रकार से इनकम टैक्स में आपकी आइडेंटिटी आपका पैन नंबर होती है, पैन नंबर, आई एम टॉकिंग अबाउट PAN, पैन होती है, वैसे ही टीडीएस में आपकी पहचान टैन नंबर होती है। अगेन जिस प्रकार से इनकम टैक्स की दुनिया में आपकी आइडेंटिटी आपका पैन है, उसी प्रकार से टीडीएस की दुनिया में आपकी आइडेंटिटी आपका टैन है। सर हमें पैन नंबर की तो फुल फॉर्म मालूम थी, परमानेंट अकाउंट नंबर, ये टैन नंबर की फुल फॉर्म नहीं पता हमें, हम गूगल करते हैं पता करने के लिए, अरे करने की जरूरत ही नहीं है। टैन की फुल फॉर्म होती है टैक्स पेयर अकाउंट नंबर। इसका मतलब टीडीएस में अगर आप चाहते हैं आपकी पहचान बने तो टैन आपको लेना पड़ेगा। किसे लेना पड़ेगा? जिसका कटा या जिसने काटा। तो टैन उसे लेना है जिसने टीडीएस काटा। इसका मतलब जो ऑब्वियसली जो टीडीएस काटेगा, जैसे जीएसटी में होता है ना दोस्तों, जीएसटी नंबर किसे लेना पड़ता है? जो सरकार को जीएसटी देने जाता है, जिससे जीएसटी कलेक्ट होता है। देखिए ए दुकान वाला है, मैं कस्टमर हूं, मुझसे जीएसटी ए लेगा, ए सरकार को देने जाएगा, तो ऑब्वियसली जीएसटी नंबर किसे चाहिए? ए को चाहिए, मुझे थोड़ी चाहिए। ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट टीडीएस में है। टीडीएस में सरकार ये कहती है कि जो व्यक्ति हमारे पास टीडीएस लेकर आएगा, इसका मतलब जो व्यक्ति डिडक्टर है, वो व्यक्ति टीडीएस जमा कराने से पहले हमसे टैन नंबर लेकर जाएगा, टैक्स पेयर अकाउंट नंबर हमसे लेकर जाएगा। कितने दिन में? तो जिस दिन आपने टीडीएस काटा, किसी भी व्यक्ति का जिसका भी आपने टीडीएस काटा, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप टैन नंबर अप्लाई कर दोगे। मैंने मान लीजिए किसी का टीडीएस 27 मार्च को काटा, तो सरकार कह रही है ठीक है जी 30 दिन के अंदर अंदर आ जाना, दैट इज टू से 26 अप्रैल, मोटा मोटा ले लेता हूं, वैसे 25 अप्रैल या 26 कोई भी डेट आएगी, तो 26 अप्रैल तक आप हमसे टैन नंबर ले लेना, टैन नंबर ले लेना। देखिए एवरी पर्सन, हर वो व्यक्ति जो हु इज डिडक्टिंग टीडीएस shall make an application for allotment of tax deduction and collection account number, जो कि हमसे टैन नंबर, मतलब जो कि टीडीएस जमा करवाना चाहता है या जिसने टीडीएस डिडक्ट किया है, वो एक एप्लीकेशन देगा। एप्लीकेशन किस बात की? कि मुझे टैन नंबर दिया जाए, टैक्स डिडक्शन या कलेक्शन अकाउंट नंबर दिया जाए इन फॉर्म नंबर 49B। तो एक एप्लीकेशन जाएगी फॉर्म 49B, ये हम भरना सीखेंगे, कैसे बनाया जाता है, कैसे भरा जाता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड से पॉसिबल है। मैं आपको ये सिखाऊंगा, हालांकि अभी नहीं, आज के सेशन में नहीं, हो सकता है अगले से अगले सेशन में हम इसको कवर अप करें, तो वो यहां पर अपना फॉर्म भरेगा। एंड सच एप्लीकेशन नीड टू बी मेड विद इन 1 month फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच टैक्स वॉज डिडक्टेड एट सोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जिस दिन आपने अपना टीडीएस काटा है, उस दिन के महीने के आखिरी के 1 महीने के अंदर अंदर आप अपना टैन अप्लाई करेंगे। तो मेरे एग्जांपल में 24 नहीं आएगी दोस्त, 27 मार्च को आपने काटा, आखिरी दिन आएगा 31 मार्च, 31 मार्च के 1 महीने के अंदर अंदर, दैट इज टू से 30th अप्रैल। तो 30th अप्रैल तक आप अपना टैन नंबर अप्लाई कर देंगे अगर आपने टीडीएस काटा है। तो कैसे अप्लाई करेंगे? फॉर्म 49B के थ्रू अप्लाई करेंगे। प्रोसेस क्या रहेगा, अगले से अगले सेशन में हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी बात खत्म नहीं हुई आज के सेशन में, अभी कंटिन्यू है, केवल बस मुझे बात आपको बतानी थी। अब बात आती है टाइम लिमिट।
फॉर डिपोजिटिंग टीडीएस। समझते पहले इस कहानी को, फिर मैं आपको टाइम लिमिट दिखाऊंगा। मान लीजिए यहां पर दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ए और बी नहीं, इस बार मैं कई लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ध्यान से देखना। बी सी डी ई एफ, बहुत सारे लोग हैं। ए एक्चुअली में बी को पेमेंट कर रहा है, मान लीजिए 10 लाख रुपए की। ए सी को भी पेमेंट कर रहा है, मान लीजिए 9 लाख रुपए की। ए डी को भी पेमेंट कर रहा है, मान लीजिए 8 लाख रुपए की। ए ई को भी पेमेंट कर रहा है, मान लीजिए 6 लाख रुपए की। ए एफ को भी पेमेंट कर रहा है, मान लीजिए 2 लाख रुपए की। सभी पर 10-10% का टीडीएस है। तो ए का कितना टीडीएस कटा, ए बी को पेमेंट देगा तो कितना टीडीएस काटेगा, 1 लाख। इधर कितना काटेगा, 90,000। इधर कितना काटेगा, 80,000। इधर कितना काटेगा, 60,000। इधर कितना काटेगा, 20,000। अब ए ने सरकार से पूछा एक सवाल, सरकार जरा मुझे यह बताओ, मैं जब जब बी को, सी को, डी को, ई को, एफ को पेमेंट दूंगा, मैं उनका टीडीएस काट लूंगा। तो क्या ये टीडीएस मुझे तुरंत आपको जमा करवाने आना है? ए पूछ रहा है सरकार से, क्या मैं जैसे ही किसी व्यक्ति का टीडीएस काटूंगा तो क्या मुझे तुरंत वो पैसे आपको जमा करवाने आना है? सरकार ने कहा नहीं ना ना, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ए तुम क्या करो, तुमने पूरे महीने भर में जिस जिस का टीडीएस काटा है, तुमने पूरे महीने भर में जिस जिस का टीडीएस काटा है, उस पूरे महीने भर का इकट्ठा टीडीएस, उस पूरे महीने भर का जितना भी इकट्ठा टीडीएस बनता है एक्यूमुलेटेड, वो आप हमें एक ही बार में जमा करवा देना। मान लीजिए आपने बी को पैसे दिए 1 लाख रुपए, टेक इट विद योर सेल्फ, अपने पास रखो। सी को पैसे दिए, टीडीएस बना 90,000 रुपए, अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। फिर 80,000 रुपए अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। तो पूरे महीने भर में, मान लीजिए महीना है अप्रैल का, तो अप्रैल महीने में जो भी आपने इकट्ठा करा है टीडीएस, ए का, बी का, सी का, डी का, एफ का, जी का, एक व्यक्ति का हो, 2 का हो, 5 का हो, 5,000 का हो, जितना भी आपने टीडीएस इकट्ठा किया है, उस टोटल टीडीएस को हमें जमा करवा देना अगले महीने की 7 तारीख तक। जैसे अप्रैल महीने में आपने इकट्ठा किया 2 लाख रुपए, तो ये 2 लाख रुपए हमें 7 मई तक जमा करवा देना। सेम अगर मई के महीने में आपने टीडीएस इकट्ठा किया है तो 7 जून तक हमें जमा करवा देना। अगर आपने जून के महीने में इकट्ठा किया है तो 7 जुलाई तक जमा करवा देना। तो इसका मतलब जितना जितना टीडीएस आपने डिडक्ट किया ऑन ईच एंड एवरी मंथ, आपको अगले महीने की 7 तारीख तक सरकार को पेमेंट करनी पड़ेगी। देखिए, एवरी पर्सन हु हैज डिडक्टेड द टीडीएस शैल हैव टू पे टीडीएस टू गवर्नमेंट बाय द ड्यू डेट विच आर एज बिलो। मैंने क्या बोला, अगले महीने की 7 तारीख तक। सेकंड पॉइंट देखिए, अमाउंट पेड और क्रेडिटेड इन एनी अदर मंथ 7th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। लेकिन जो मार्च महीने का टीडीएस है वो 30 अप्रैल तक आप जमा करवाएंगे अगले फाइनेंशियल ईयर की। तो इसका मतलब अप्रैल का 7 मई, मई का 7 जून, जून का 7 जुलाई, अगस्त का 7 सितंबर, दिसंबर का 7 जनवरी, फरवरी का 7 मार्च, लेकिन मार्च का 30 अप्रैल तक। तो केवल मार्च एक महीना है जिसके लिए आपको 30 दिन मिलते हैं पेमेंट करने के लिए। बाकी सभी केसेस में आपको 7 दिन का समय मिलता है टीडीएस की पेमेंट करने के लिए। क्लियर है यहां तक? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? इसको 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, थोड़ी देर के लिए इस पर बाद में बात करेंगे। अब बात करते हैं टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न। अब पहले ये समझ लेते हैं टीडीएस की रिटर्न है क्या, फिर उसके बाद आपको टाइम लिमिट समझ आएगी। फिर से एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ। ए व्यक्ति ने बी को पैसे दिए, सी को पैसे दिए, डी को पैसे दिए, ई को पैसे दिए, एफ को पैसे दिए। ए व्यक्ति ने ए का 20,000 का टीडीएस काट लिया, सॉरी, ए व्यक्ति ने बी का 20,000 का टीडीएस काटा, सी का 30,000 का टीडीएस काटा, डी का
80,000 का टीडीएस काटा, ई का 20,000 का टीडीएस काटा, एफ का 10,000 का टीडीएस काटा। तो टोटल टीडीएस कितना काट लिया? 20, 30, 50, 80, 1 30, 1 50, 1,60,000। ए ने क्या किया, ये 1,60,000 रुपए गवर्नमेंट को पे कर दिए, 1,60,000 की पेमेंट हो गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा फिर से। जब ए 1,60,000 रुपए सरकार को देकर आएगा, जब ए 1,60,000 रुपए सरकार को देकर आएगा, तो क्या वो सरकार को यह भी बताकर आएगा कि इस 1,60,000 रुपए में कौन कौन है? बी, सी, डी, ई, एफ, क्या ये बताकर आएगा? जी नहीं। जब ए सरकार को 1,60,000 रुपए की पेमेंट करने जाएगा, मैं आपको चालान बनाना सिखाऊंगा कैसे पे करते हैं, वहां पर आप देखेंगे कि देयर इज नो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द डिडक्टीज। इसका मतलब इनकम टैक्स में टीडीएस पे करते वक्त ये नहीं बताया जाता कि ये 1,60,000 रुपए किस किस के लिए जमा कराए गए हैं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती इस बात की। तो मेरे भाई एक बात बताओ, सरकार को क्या सपना आएगा कि ये 1,60,000 रुपए किस किसके हैं? इसमें कितना पैसा बी का है, कितना पैसा सी का है, कितना पैसा डी का है, कितना ई का है, कितना एफ का है? कोई सपना आएगा इसके लिए? जी नहीं, कोई सपना नहीं आएगा। सरकार ये कहती है कि ए, जब तुम अप्रैल महीने का टीडीएस, मई के महीने का टीडीएस और जून के महीने का टीडीएस हमें जमा करवा दोगे, तो 3 महीने का टीडीएस हमारे पास आ गया। अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम इन 3 महीने की एक रिटर्न फाइल करो और उस रिटर्न के माध्यम से हमें यह बताओ कि जो तुमने अप्रैल, मई और जून का टीडीएस जमा करवाया था वो किस किस का टीडीएस था। इसका मतलब पहले महीने टीडीएस जमा होगा, दूसरे महीने टीडीएस जमा होगा, तीसरे महीने का टीडीएस जमा होगा और 3 महीनों के जो टीडीएस जमा हुए हैं उनकी इकट्ठी एक टीडीएस की रिटर्न जाएगी, जिसमें वो सरकार को यह बताएगा कि सरकार, जो मैं आपको 3 महीने से पेमेंट कर रहा था, चालान दे रहा था, टीडीएस की पेमेंट मैं आपको जमा करवा रहा था, वो दरअसल इस व्यक्ति से रिलेटेड है। तो वो उन व्यक्तियों के नाम के आगे सरकार चढ़ा देगी। और जैसे ही ए अपनी टीडीएस की रिटर्न फाइल करेगा, जैसे ही ए अपने टीडीएस की रिटर्न फाइल करेगा, तो सरकार ये समझ जाएगी कि इस 1,60,000 रुपए का ब्रेकअप क्या है। इसमें कितने पैसे बी के हैं, इसमें कितने पैसे सी के हैं, इसमें कितने पैसे डी के हैं, इसमें कितने पैसे ई के हैं, इसमें कितने पैसे एफ के हैं। ये पूरी जानकारी सरकार को मिल जाएगी। लेकिन मिलेगी कब? 3 महीने के बाद। अप्रैल, मई, जून खत्म होने के बाद जुलाई के महीने में जानकारी सरकार को पता चलेगी। तो सरकार ने क्या टाइमलाइन दी है, देखिए। सरकार कहती है एवरी पर्सन who has deducted TDS shall have to file TDS return on quarterly basis to government by the due date which are as below। अप्रैल से लेके जून, दैट इज कॉल्ड क्वार्टर 1, तो 31 जुलाई तक आपको अपनी टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी है। जुलाई से लेके सितंबर, दैट इज कॉल्ड क्वार्टर 2, 31 अक्टूबर तक आपको अपनी टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी है। अक्टूबर से दिसंबर, 31 जनवरी तक आप अपने टीडीएस की रिटर्न फाइल कर दीजिए। एंड जो लास्ट क्वार्टर है उसमें 30 अप्रैल नहीं है, उसमें 31 मई है। क्योंकि देखिए मैंने आपको पेमेंट करने के लिए 30 अप्रैल का समय दिया है, तो ऑब्वियसली मैं रिटर्न भरने के लिए आपको और 1 महीना आगे का दूंगा, तो 31 मई है। जनरली बाकी 3 क्वार्टर में अगले महीने की आखिरी दिन है। देखिए जून खत्म हुआ, जुलाई की 31, सितंबर खत्म हुआ, अक्टूबर की 31, दिसंबर खत्म हुआ, जनवरी की 31, बट मार्च खत्म होने के बाद अप्रैल की 30 नहीं है, 31 मई है। यहां 2 महीने आपको मिल रहे हैं। क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं ये ईयर एंड है, ईयर क्लोज होगा, ईयर क्लोज में एडजस्टमेंट्स ज्यादा होती हैं, फाइनलाइजेशन है, बहुत सारी चीजें हैं। कंसीडरिंग दैट फैक्ट 31 मई आपको लास्ट डेट दी गई है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है, समझिए। मैं ए हूं, मैंने बी को पैसे दिए,
मैं ए हूं, मैंने बी को 9 लाख रुपए दिए, देने थे 10 लाख, दिए 9 लाख, क्योंकि मैंने 1 लाख रुपए का टीडीएस काट लिया और ये टीडीएस मैंने सरकार को पे कर दिया। बी ने मेरे से पूछा भाई मेरे पास 1 लाख रुपए कम आए हैं, क्यों? मैंने कहा अरे भाई तुझे पता नहीं है मैंने तेरा टीडीएस काट लिया 1 लाख रुपए का। अब बी फटाफट से पहुंचा अपने 26AS में चेक करने के लिए कि क्या मेरा टीडीएस 1 लाख रुपए का आया या नहीं आया। बताइए आया होगा या नहीं आया होगा? अभी नहीं आया होगा मेरे दोस्त, बिल्कुल नहीं आया होगा। बी अगर पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक भी अपना 26AS चेक करता रहे, उसको जिंदगी में कभी नहीं दिखने वाले ये, क्योंकि इसके लिए ए का टीडीएस रिटर्न भरना जरूरी है। भाई रिटर्न के अंदर ही तो वो ये बताएगा कि सरकार मैंने जो आपको 1 लाख रुपए दिए थे वो 1 लाख रुपए एक्चुअली में बी के हैं। इसका मतलब मैं किसी का टीडीएस काट लूं और मैं वो टीडीएस सरकार को पे कर दूं, तो मेरे केवल पे कर देने से किसी दूसरे व्यक्ति के जिसका की टीडीएस कटा है उसके 26AS में पैसे नहीं आ जाते। 26AS में अमाउंट लाने के लिए ए का डिडक्टर का टीडीएस रिटर्न भरना जरूरी होता है। तो केवल और केवल पेमेंट कर देने से काम नहीं चल पाएगा मेरे दोस्त, देयर मस्ट बी अ टीडीएस रिटर्न, क्योंकि टीडीएस रिटर्न ही वो एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके अंदर मैं सरकार को यह बताने की कोशिश करता हूं कि सरकार जो मैं आपको पैसे जमा करवा रहा था हर महीने, उस पैसे के पीछे ब्रेकअप क्या है, वो पैसे मैंने किसको दिए। बहुत सारी जानकारी आती है टीडीएस रिटर्न में। मेरी बात को अगर आप समझ पाएंगे तो मैं यहां एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूं आपको। टीडीएस की रिटर्न में जानकारी ये देते हैं मैंने आपको पिछले 3 महीनों में कितने पैसे जमा करवाए, वो पैसे किस किसके थे, वो पैसे मैंने उनको कब कब दिए, वो मैंने कौन कौन से सेक्शंस की वजह से दिए, मतलब उसका बेसिकली नेचर ऑफ इनकम मैं डिस्क्लोज करने की कोशिश करता हूं विद द हेल्प ऑफ सेक्शंस। मैंने कितने रेट से टीडीएस काटा, मैंने कितना टीडीएस काटा, एंड इससे रिलेटेड और जितनी भी जानकारियां हो सकती हैं वो सब जानकारियां मैं टीडीएस रिटर्न में सरकार को देने की कोशिश करता हूं, जो कि बेसिकली टीडीएस रिटर्न कहलाती है। तो अब आप ये समझिए, आप टीडीएस रिटर्न सीखना चाहते हैं तो टीडीएस की रिटर्न को सीखने से पहले आपको ये सारी बातें ही तो सीखनी पड़ेंगी, जो अलग अलग सेक्शंस हैं, टीडीएस के प्रोविजंस क्या हैं, टीडीएस कब काटना होता है, टीडीएस कितना काटना होता है, टीडीएस कब नहीं काटना होता है, ये सारी बातें आपको समझनी पड़ेंगी, तभी तो आप रिटर्न सीख पाएंगे। इसीलिए मैंने बोला 15-16 सेशंस तो केवल हम प्रोविजन पर ही डिस्कशन करेंगे। डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टू टच एनी ट्रेसेस पोर्टल बिफोर 15 और 16 सेशंस। उससे पहले तो हम भूल जाइए, हम ट्रेसेस की बात ही नहीं करेंगे। तो अगर आप केवल ट्रेसेस सीखना चाहते हैं, ओनली ट्रेसेस, तो 15 क्लासें आपके लिए नहीं है। मतलब अगर आप ये सोचते हैं आपको टीडीएस में एक्सपर्टीज मिली हुई है, देयर इज नो नीड कि आप प्रोविजन जाने या समझें, तो 15 क्लासें तो आप आंखें बंद करके बंद कर दीजिए, आपके लिए है ही नहीं। क्लियर? नाउ अब बात करते हैं दोस्तों फॉर्म्स कौन से यूज होते हैं। तो फॉर्म्स में बेसिकली मैं आपको सारे फॉर्म्स कराऊंगा। इनफैक्ट यहां पर सबसे पहले फॉर्म है 24Q। 24Q यूज किया जाता है अगर आपने टीडीएस काटा है सेक्शन 192, बेसिकली सैलरी का टीडीएस। अगर आप किसी को सैलरी देते हैं और उसका टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो आप जो फॉर्म भरेंगे वो 24Q भरेंगे। लेकिन अगर यही आपने टीडीएस अदर देन सैलरी पर काटा है, so TDS return for other sections from 193 to 196D in respect of all deductees other than the deductee being a non-corporate, non-resident, foreign company or resident but not only resident, then you will have to use form 26Q। और यही पेमेंट अगर आप किसी नॉन रेजिडेंट को दे रहे हैं, नॉन कॉर्पोरेट, नॉन रेजिडेंट और RNOR को दे रहे हैं, देन यू विल यूज फॉर्म 27Q। एक 27EQ भी है, वो TCS की रिटर्न है, तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। दैट इज कॉल्ड 27EQ, दैट्स फॉर TCS। तो जब हम TCS में डिस्कशन करेंगे वहां पर हम उसको कवर कर लेंगे। तो 3 फॉर्म आपके अभी काम के हैं, 26Q, 27Q एंड 24Q। हम तीनों ही सीखेंगे और जब हम TCS की बात करेंगे तो हम वो भी सीखेंगे। क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? देखिएगा, इस लाइन को मैं पहले कवर करवा चुका हूं।
income tax authorities are required to prepare an annual statement in form 26AS and AIS in respect of each person for whom the tax has been deducted by the different deductors, and such a statement is to be prepared on the basis of quarterly TDS return filed by each deductor. तो जैसे ही डिडक्टर्स अपनी टीडीएस की रिटर्न फाइल कर देंगे, उस रिटर्न के बेसिस पर गवर्नमेंट 26AS तैयार करेगी, AIS तैयार करेगी। किस किस का? हर उस व्यक्ति का जिसका टीडीएस काटा गया है। तो ए जब अपनी रिटर्न में ये जानकारी देगा कि मैंने बी का टीडीएस काटा, सी का काटा, डी का काटा, ई का काटा, तो बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन बी के, सी के, डी के, ई के 26AS में और AIS में एक एक एंट्री चली जाएगी कि आपका भैया इतना टीडीएस हमारे पास आ चुका है, आपकी इतनी इनकम आ चुकी है, ये जानकारी हमें मिल चुकी है। खबरदार कि अब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में जानकारी को छुपाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप छुपाएंगे तो पकड़े जाएंगे। तो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ तो टीडीएस का प्रोविजन लाए थे कि ए हमें बस ये बता दो कि तुमने किस किस को इनकम दी है, कितनी इनकम दी है, कौन से सेक्शन में दी है, इनकम का नेचर क्या है, बस ये हमें बता दो, बाकी हम सब कर लेंगे। तो ए वही तो काम कर रहा है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, बी ये नहीं कह सकता ए को कि भाई मत कर, टीडीएस मत काट। मैं मतलब बी ए को धमका भी तो सकता है कि भाई खबरदार, जो तूने मेरा टीडीएस काटा, शाम को देख लूंगा मैं तेरे को मिल ऑफिस के बाहर, कैसे तूने मेरा टीडीएस काटा। मजबूरी है भाई, ए की भी मजबूरी है, बी की भी मजबूरी है। ए अगर टीडीएस नहीं काटे तो इनकम टैक्स वाले उसे पकड़ लेंगे कि तूने टीडीएस क्यों नहीं काटा। तो ए को टीडीएस काटना पड़ेगा और बी को कटवाना भी पड़ेगा। बी ये नहीं कह सकता ना भाई मैं नहीं कटवा रहा, हिम्मत कैसे हो गई तेरी टीडीएस काटने की, काट के तो देख फिर मैं देखता हूं। बी नहीं कह सकता इस बात को। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ये हमने देख लिया लाइन दोस्तों। अगर टीडीएस ना काटे तो क्या होगा, इस पर हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। आज का सेशन थोड़ा लंबा हो गया है, ऑलमोस्ट 1.5 आवर। तो अभी हम खत्म नहीं हुआ है मेरा डिस्कशन, ये हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। एक ये वाला पॉइंट मुझे आपके साथ अगले सेशन में डिस्कस करना है, एक ये वाला पॉइंट मुझे डिस्कस करना है, और उसके आगे की बातें करेंगे। तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही रखता हूं, विद द होप कि आपको सेशन एक्चुअली में अच्छा लगा होगा। इफ यू रियली लाइक द सेशन और आपने इसको देख लिया है या देख रहे हैं, इस मतलब रियली इफ यू लाइक द सेशन, तो आप मुझे इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब फीडबैक कैसे दे सकते हैं, तो आप सबके पास वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर बस आप इतना लिख दीजिए, आई रियली लाइक द टीडीएस सेशन नंबर 1। मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपने सेशन देख लिया है। तो जितनों के मैसेज मेरे पास आ जाएंगे मैं समझ जाऊंगा उतनों ने तो देख लिया, और जितनों के मैसेज नहीं आएंगे वो भी मैं समझ जाऊंगा कि वो बेचारे देख ही नहीं रहे हैं, सेशन अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब ऐसे ही पड़ा हुआ है तो भैया आपके लिए कोर्स फिर काम का नहीं है, तो इस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। सो आई विल वेट टिल टुनाइट और टुडे टुमारो नाइट कि आपका मैसेज आता है या नहीं आता है। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों, फिर मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।